हाय एवरीवन, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट 2024 में मिथिला यूनिवर्सिटी से डिग्री पार्ट 3 का एग्जामिनेशंस देने वाले हैं और जिस स्टूडेंट का मेरे भाई हिस्ट्री ऑनर्स है, तो आप लोग आज के इस पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा। बात कर लेते हैं हम लोग पार्ट 3 की। तो जिस तरीके से आप लोगों ने पार्ट 1 में और पार्ट 2 में सब्सिडरी पेपर, ऑनर्स पेपर और कंपोजिशन पेपर का एग्जामिनेशंस दिया था, अब यहां पर पार्ट 3 में चीजें चेंज होने वाली है। क्यों चेंज होने वाली है? तो यहां पर देखिए, आपसे केवल और केवल 4 पेपर जो होगा आपका ऑनर्स का पेपर होगा और इसके बाद एक पेपर जो होगा आपका जीएस का पेपर होगा। ठीक है, तो इसलिए अब यहां पर बारी बारी से मैं आपको ऑनर्स पेपर कंप्लीट करवाने वाला हूं, जो कि आपका पेपर नंबर 5 होगा, पेपर नंबर 6 होगा, पेपर नंबर 7 और पेपर नंबर 8 होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बारी बारी से सभी पेपर को कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास जो है ये पेपर नंबर 5 से रिलेटेड है, जो कि आपका मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 होगा। ठीक है, इससे रिलेटेड मैं आपको 8 से 10 सेट में आपको प्रोवाइड करूंगा, जिससे आपके पेपर में जितने भी क्वेश्चंस पूछा जाए सभी के सभी अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाए। आइए बात करेंगे आज के इस क्लास में जो हम लोग करने वाले हैं, वो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे और इसके बाद कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा। क्लास अगर आपको हेल्पफुल लगती है तो चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना। सेशन को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी को हेल्प मिल सके। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं और बारी बारी से प्रश्नों को देखते हैं। चलिए आप लोग कॉपी पेन लेकर भाई साहब तैयार हो जाना, क्योंकि यहां पर एक प्रश्न नहीं, यहां पर हर प्रश्नों में कई सारे प्रश्न हैं। मैं आपको यहां पर क्लियर करके बताने वाला हूं। बात करते हैं, देखिए प्रश्न कह रहा है बाबर का जन्म कब हुआ था। किसकी बात करी जा रही है? तो बाबर की। ध्यान से समझिएगा, अगर बाबर की बात कर लिया जाए तो बाबर जो थे भाई साहब, यह मुगल वंश के शासक थे। किस वंश के शासक थे? अगर आपसे पूछा जाता है कि बाबर किस वंश के शासक थे, तो आप कहोगे मुगल वंश के शासक ही नहीं, मुगल वंश के संस्थापक भी माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं भाई साहब? संस्थापक भी माने जाते हैं। भारत में मुगल वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो आप कहोगे सर बाबर के द्वारा किया गया था। अब आइए प्रश्न के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो बाबर का जन्म जो होता है यह 1483 ईस्वी में होता है। डेट क्या थी? तो आप कहोगे सर 14 फरवरी डेट थी। ठीक है, 14 फरवरी 1483 ईस्वी को बाबर का जन्म कहां पर होता है? तो फरगना में होता है। कहां पर होता है? फरगना में होता है। फरगना जिसे अभी वर्तमान में उज्बेकिस्तान के नाम से जाना जाता है। आप लोग नोट करते रहिएगा। ठीक है, उज्बेकिस्तान के नाम से किसको जाना जाता है वर्तमान में? तो फरगना को जाना जाता है, जहां पर किसका जन्म होता है? तो मुगल सम्राट बाबर का जन्म होता है। अब जन्म के बारे में तो आपने जान लिया। बात कर लेते हैं हम लोग मृत्यु की। आखिर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बाबर की मृत्यु जो है, बाबर की मृत्यु कब होती है, तो आप कहोगे सर बाबर की जो मृत्यु है यह 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को होता है। कितने को होता है? 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। यह तो एक बेसिक डिटेल था बाबर से रिलेटेड, लेकिन देखिए आपके पेपर में ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बाबर के द्वारा जो युद्ध लड़े गए थे उस युद्ध से रिलेटेड। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो बाबर के द्वारा जो युद्ध लड़ा गया वह था पानीपत का युद्ध। कौन सा भाई साहब? पानीपत का प्रथम युद्ध। इसके बाद इसके द्वारा जो युद्ध लड़ा गया वह था खानवा का युद्ध। इसके बाद जो लड़ा गया युद्ध वह था चंदेरी का युद्ध। इसके बाद मेरे भाई वह कौन सा युद्ध था? तो इसके बाद था आपका घाघरा का युद्ध। ठीक है, ये 4 इंपोर्टेंट युद्ध है जो कि बाबर के द्वारा लड़े गए और यहां से प्रश्न आपके पेपर में बनते हैं। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखिए हम लोग बारी बारी से सभी युद्धों को यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में। तो आप लोग हेडिंग बना लीजिए, पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, अब देखिए यहां से प्रश्न बन जाता है कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध है किसके किसके बीच लड़ा गया था। अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे सर पानीपत का जो प्रथम युद्ध है यह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था? इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, जो कि किस वंश का शासक था भाई साहब? तो लोदी वंश का शासक था आपका इब्राहिम लोदी। ठीक है, और यहां पर देखिए एक प्रश्न बन जाते हैं कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आप कहोगे सर लोदी वंश का जो अंतिम शासक था वह था आपका इब्राहिम लोदी, जिसके बीच में देखिए इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध जो लड़ा जाता है, इसमें बाबर की क्या हो जाती है? तो जीत हो जाती है। ठीक है, और इब्राहिम लोदी इस युद्ध को हार जाता है। और यह युद्ध इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसी पानीपत के प्रथम युद्ध में जीतने के बाद जो है बाबर भाई साहब क्या करता है? तो बाबर जो है भारत में मुगल वंश की स्थापना करता है। क्या करता है? भारत में मुगल वंश की स्थापना करता है और इसलिए कहा जाता है कि बाबर जो है मुगल वंश का संस्थापक है भारत में। अब प्रश्न यहां से बनाए जा सकते हैं, देखिए कि किस युद्ध विजय के बाद, यहां से प्रश्न क्या बन सकता है? किस युद्ध विजय के बाद बाबर ने क्या किया? तो भाई साहब मुगल
वंश की स्थापना भारत में किया? तो आप कहोगे पानीपत का प्रथम युद्ध। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि पानीपत का जो ये युद्ध है, प्रथम युद्ध, ये कब होता है? तो आप कहोगे सर पानीपत का जो प्रथम युद्ध है यह 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को लड़ा जाता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए। अब आइए बात करेंगे इसके द्वारा जो युद्ध लड़ा गया था वह था खानवा का युद्ध है। स्टार लगाइए और हेडिंग बनाकर लिखिए खानवा का युद्ध। ठीक है, खानवा के युद्ध की अगर बात कर लिया जाए तो भाई साहब यह किसके द्वारा लड़ा गया था? तो एक तो था आपका बाबर और एक था भाई साहब आपका राणा सांगा। कौन था? और ये इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए याद रखिएगा। बाबर और किसके बीच में? तो भाई साहब बाबर और राणा सांगा के बीच में खानवा का युद्ध लड़ा जाता है, जो कि कब लड़ा जाता है अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे सर यह जो युद्ध है यह 17 मार्च 1527 ईस्वी को बाबर और राणा सांगा, जो कि कहां के शासक थे भाई साहब? तो कहोगे राणा सांगा जो थे यह मेवाड़ के शासक थे। कहां के शासक थे? मेवाड़ के शासक। और इस युद्ध में भी क्या होता है? तो बाबर की जीत हो जाती है। ठीक है, इतने फैक्ट को आप अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे बात करेंगे। अगला युद्ध कौन सा था? तो भाई साहब आपका जो अगला युद्ध है इसके द्वारा लड़ा गया वह है चंदेरी का युद्ध। स्टार लगाइए और हेडिंग बनाइए चंदेरी का युद्ध। चलिए नोट करिएगा, चंदेरी के युद्ध की अगर बात कर लिया जाए तो यह 1528 ईस्वी में युद्ध लड़ा गया था, जो कि किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो भाई साहब यह जो युद्ध लड़ा गया था यह बाबर के बीच और इसके बाद कहा जाए तो मेदिनी राय के बीच यह युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, इस युद्ध में बाबर की जीत हो जाती है। फिर बात करेंगे अगला युद्ध कौन सा लड़ा गया? तो वह था आपका घाघरा का युद्ध। स्टार लगाइए, हेडिंग बनाइए घाघरा का युद्ध और नोट करिएगा घाघरा का युद्ध जो है भाई साहब यह किसके बीच लड़ा गया था? तो यह जो लड़ा गया था बाबर के द्वारा लड़ा गया था और बाबर और किसके बीच? तो अफगानों के बीच लड़ा गया था। कभी कभी देखिए इसमें आपको फंसाने के लिए पूछा जा सकता है, यहां पर अफगानों का ऑप्शन ना दे करके यहां पर आपसे पूछा जा सकता है महमूद लोदी। क्या पूछा जा सकता है भाई साहब? महमूद लोदी दे दिया जाएगा ऑप्शन में, तो आपको कंफ्यूज जाना नहीं है। अफगान शासक महमूद लोदी और बाबर के बीच में क्या हुआ? तो भाई साहब घाघरा का युद्ध होता है। कब होता है? तो आप कहोगे सर 1529 ईस्वी में। कब होता है? 1529 ईस्वी में, जिसमें बाबर की क्या होती है? तो जीत हो जाती है। ठीक है, इतने बात को आप अच्छे से याद रखोगे। आगे बढ़ेंगे, देखिएगा दूसरा नंबर प्रश्न आपका क्या कहता है। इसी तरीके से मैं आपको हर प्रश्नों का पोस्टमार्टम करके बताने वाला हूं। पूरी धैर्य के साथ क्लास देखिएगा और मैं जो आपको बताने वाला हूं आपके प्रश्न जो है यहीं से आने वाले हैं, इसके बाहर एक भी प्रश्न नहीं देखने को मिलेगा। चलिए बात करते हैं। देखिए रामायण का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? क्या वो वाल्मीकि थे, क्या वो अलबरूनी थे, या फिर कहा जाए तो वर्णी, या फिर बदायूनी थे? तो देखिए यहां पर रामायण की बात करी जा रही है, तो सबसे पहले याद रखिए रामायण के रचनाकार कौन है? तो आप कहोगे सर रामायण की जो रचनाकार है, कुछ स्टूडेंट को इस प्रश्न में कंफ्यूजन रहता है। कंफ्यूजन क्या रहता है? तो रामायण की जो रचना है वह महर्षि वाल्मीकि के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? आपसे पूछा जाए रामायण की रचना किसके द्वारा किया गया था? तो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा। लेकिन वहीं पर अगर आपसे पूछ लिया जाए रामचरितमानस की, किसकी बात करी जाए? रामचरितमानस की अगर बात कर लिया जाए, इसके रचनाकार कौन थे? तो आप कहोगे तुलसीदास। ठीक है, इसी में कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट को। ठीक है, यहां पर ज्यादातर स्टूडेंट जो है तुलसीदास और वाल्मीकि में ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, तो ये क्लियर कर लीजिए आप लोग। अब बात करते हैं कि इस रामायण को जो है फारसी भाषा में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? तो आप कहोगे सर फारसी भाषा में रामायण को बदायूनी ने क्या किया था? तो अनुवाद किया था, जो कि कब किया था? तो आप कहोगे सर 16वीं शताब्दी में। कौन सी सदी में? 16वीं सदी में क्या किया था बदायूनी ने? तो बदायूनी ने क्या किया? तो रामायण को फारसी में अनुवाद किया। अब कुछ ऑप्शंस यहां पर दिख रहे हैं, जैसे कि आपका क्या है यहां पर देखिए अलबरूनी। अलबरूनी की बात कर लिया जाए तो इसकी एक प्रमुख रचना के बारे में याद रखिएगा, जो कि आपसे बार बार पूछा जाता है। वह क्या है? तो किताबुल हिंद। क्या है भाई साहब? किताबुल हिंद, जो कि किसकी रचना है? तो आप कहोगे सर किताबुल हिंद, या फिर इसी का दूसरा नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वह है भारत के दिन। क्या है भाई साहब? भारत के दिन। यह जो रचना है यह किसकी रचना है? तो आप कहोगे सर अलबरूनी की रचना है। आगे अगर बात कर लिया जाए कि इसकी रचना जो है कब की जाती है, तो आप कहोगे सर 1030 ईस्वी में किताबुल हिंद की रचना की जाती है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन यहां से क्या बन जाता है? तो बन जाता है यहां पर देखिए वर्णी से रिलेटेड। अगर मैं बात करूं भाई साहब कि तारीख ए फिरोज शाही, क्या पूछा जाए आपसे? तारीख ए फिरोज शाही किसकी रचना है? तो तारीख ए फिरोज शाही जो है भाई साहब यह वर्णी की रचना है। आगे बात करेंगे, देखिए आपसे पूछा जा सकता है एक और रचना अलबरूनी की याद रखिएगा, वह क्या है? तो आपसे पूछा जा सकता है कि तहकीकात ए हिंद। क्या पूछा जा सकता है? क्या पूछा जा सकता है? देखिएगा तहकीकात ए हिंद। तहकीकात ए हिंद किसकी रचना है? तो आप कहोगे सर अलबरूनी की रचना है। ये सभी को आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? तो आपका प्रश्न है कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर को किसकी सेना का सामना करना पड़ा था? अभी मैंने आपको डिटेल में बताया है कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध था उसमें बाबर ने किसकी सेना का? तो भाई साहब इब्राहिम लोदी की सेना का क्या किया था? तो सामना किया था। आगे बढ़ेंगे, देखिएगा अगला प्रश्न आप फटाफट से कमेंट करके हमको बता दीजिए, फटाफट से कमेंट में छापिए कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध है यह कब होता है और इसमें पराजय किसकी हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। प्रश्न आपका अगला क्या कहता है? तो चौथा नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से
किसने तुजुक ए बाबरी की रचना की? स्टार लगाइएगा, प्रश्न छप सकता है। तुजुक ए बाबरी की अगर मैं बात करूं तो तुजुक ए बाबरी, जिसको एक और नाम से जानते हैं हम लोग, वह क्या है तो भाई साहब वह है बाबरनामा। क्या है? तुजुक ए बाबरी को किस नाम से जानते हैं तो उसको हम लोग बाबरनामा के नाम से जानते हैं। और बाबरनामा जो है भाई साहब यह किसकी आत्मकथा है तो आप कहोगे सर यह बाबर की आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है? बाबर की आत्मकथा है। और बाबर ने अपनी जो आत्मकथा है यह स्वयं लिखा था। इसीलिए देखिए यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि तुजुक ए बाबरी या फिर बाबरनामा के रचनाकार कौन है तो आप कहोगे सर इसकी रचना जो है बाबर के द्वारा किया गया था। आइए बात करते हैं, यहां से प्रश्न कुछ और बन जाएंगे। देखिएगा प्रश्न बन जाता है क्या, अगर मैं बात करूं किसकी तो यहां पर देखिए अगर मैं बात करता हूं अबुल फजल की, किसकी बात करता हूं तो नोट करिएगा एक प्रमुख रचना है इसकी, आईने अकबरी किसकी रचना है? आइन ए अकबरी, आइन ए अकबरी किसकी रचना है तो आप कहोगे सर यह रचना अबुल फजल के द्वारा किया गया है। ठीक है, आगे बात करेंगे। देखिएगा यहां पर प्रश्न आगे और बनाए जा सकते हैं, जैसे कि यहां पर बाबर की बात हो रही थी। अब मैं अगर बात करूं बाबर के पुत्र हुमायूं की, किसकी बात करूं? हुमायूं की बात करूं तो चलिए नोट कीजिएगा हुमायूं की आत्मकथा जो है भाई साहब जिसका नाम क्या है तो आप कहोगे सर हुमायूं की आत्मकथा जो है यह है हुमायूं नामा। ठीक है, और हुमायूं नामा को किसके द्वारा लिखा गया था तो आप कहोगे सर हुमायूं नामा के रचनाकार जो थे वह थे कौन तो गुलबदन बेगम। ठीक है, ये चीजों को आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करेंगे। प्रश्न आपका अगला क्या बन जाता है तो 5 नंबर क्वेश्चन है कि मनसबदारी प्रथा की शुरुआत, स्टार लगाइए, प्रश्न कई बार पूछा गया है पेपर में। और अब मैं बात करूं मनसबदारी प्रथा की तो मनसबदारी प्रथा की शुरुआत जो है यह अकबर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था मनसबदारी प्रथा की शुरुआत? अकबर के द्वारा। जो कि आपसे पूछा जाए कब किया गया था तो आप कहोगे सर 1575 ईस्वी में अकबर के द्वारा मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की गई थी। आइए बात करते हैं, यहां पर देखिएगा कुछ ऑप्शंस यहां पर दिख रहे हैं, जैसे कि शेरशाह की अगर बात कर लिया जाए तो शेरशाह के द्वारा जो कुछ प्रथाएं स्टार्ट की गई थी याद करिएगा वह क्या है भाई साहब तो एक तो नोट करिएगा पट्टा प्रथा, क्या याद रखिएगा? पट्टा प्रथा और भाई साहब कबूलियत प्रथा। कौन सी प्रथा? पट्टा प्रथा और कबूलियत प्रथा जो है यह किसके द्वारा प्रचलित किया गया था तो आप कहोगे शेरशाह के द्वारा इसे प्रचलित किया गया था। आगे मैं अगर बात करूं जहांगीर की तो जहांगीर के द्वारा याद रखिएगा, देखिए मनसबदारी प्रथा में ही जहांगीर ने क्या किया था तो एक प्रथा चलाई थी जिसका नाम क्या था तो भाई साहब दो अस्पा, नोट करिएगा दो अस्पा सिंह अस्पा। ठीक है, दो अस्पा सिंह अस्पा प्रथा जो है यह मनसबदारी प्रथा से ही रिलेटेड है, लेकिन मनसबदारी प्रथा की शुरुआत जो है यह अकबर के द्वारा किया गया था। और दो अस्पा सिंह अस्पा प्रथा जो है यह भाई साहब मनसबदारी प्रथा में किसने शुरुआत किया तो वह जहांगीर ने किया था। इसको आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करेंगे। प्रश्न आपका नेक्स्ट नंबर कहता है कि इनमें से किस किले का निर्माण अकबर ने नहीं करवाया था? क्या वह लाहौर का किला था, क्या वह इलाहाबाद का किला था, क्या वह आगरा का किला था, क्या वह लाल किला था? तो नोट करना भाई साहब यहां पर देखिए अगर मैं बात करूं लाहौर का किला किसने बनवाया तो यह अकबर ने बनवाया था, इलाहाबाद का किला यह भी अकबर ने बनवाया था और आगरा का किला भी अकबर ने बनवाया था। लेकिन यह भाई साहब लाल किला की अगर मैं बात करूं तो लाल किला को किसके द्वारा बनाया गया था तो लाल किला जो है यह शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। कब बनवाया गया था? शाहजहां के द्वारा यह जो बनवाया गया था इसका निर्माण कार्य भाई साहब 1638 में शुरू होता है और 1648 तक जो है भाई साहब इसके निर्माण कार्य चलते हैं और इसका निर्माण जो है यह पूर्ण होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब यहां पर प्रश्न कुछ और बनाए जा सकते हैं, जरा नोट करिएगा। पूछा जाए आपसे कि लाल किला का पुराना नाम क्या था तो आप कहोगे सर लाल किला का पुराना नाम जो है वह था किला ए मुबारक। नोट करिएगा किला ए मुबारक किसका नाम था भाई साहब तो किला ए मुबारक के नाम से लाल किला को पहले जाना जाता था। चलिए आगे बात करेंगे। यहां पर देखिए आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न, क्या आगे पूछा जा सकता है आपसे कि आगरा में लाल किला किसने बनवाया था? ठीक है, यह तो भाई साहब दिल्ली का लाल किला है, लेकिन अगर मैं बात करूं आगरा में लाल किला किसने बनवाया तो आप क्या कहोगे सर आगरा में जो लाल किला है, आगरा में लाल किला यह किसके द्वारा बनवाया गया था तो यह अकबर के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा बनवाया गया था? आगरा में लाल किला अकबर के द्वारा बनवाया गया। इस चीज को आपको याद रखनी है। और इस किले का जो निर्माण कार्य है, इस किले का निर्माण कार्य नोट करिएगा तो 1565 ईस्वी में इस किले का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। और इतना ही नहीं, इंपोर्टेंट अकबर के द्वारा बनाया गया आगरा में जो लाल किला है यह इंपोर्टेंट बस इसलिए है कि भाई साहब नोट करिएगा 1983 ईस्वी में इसे क्या किया गया था तो यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। प्रश्न आपका अगला क्या कहता है तो आपका 7 नंबर क्वेश्चन है यहां पर कि अकबर ने मियां की उपाधि किसे प्रदान किया था?
देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नोट करिएगा, पूछा जा सकता है। अकबर के द्वारा मियां की उपाधि जो है या किसको, क्या हुआ, टोडरमल को दिया गया या फिर मानसिंह को या फिर बीरबल को या फिर तानसेन को। तो आपको याद रखना है भाई साहब, अकबर ने मियां की जो उपाधि दी थी वह किसको दिया था, तो तानसेन को दिया था। ठीक है, अब यहां से प्रश्न बनाए जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न, जरा ध्यान से देखिएगा। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि तानसेन का वास्तविक नाम क्या है, तो आप कहोगे सर तानसेन का जो वास्तविक नाम है वह रामतनु पांडे है। क्या पूछा जा सकता है आपसे कि तानसेन का वास्तविक नाम, तो आप कहोगे रामतनु पांडे। और नोट करिएगा, अकबर भाई साहब ने तानसेन को एक और उपाधि प्रदान की थी, वह था कविराज की उपाधि। आपसे पूछा जा सकता है कि तानसेन को कविराज की उपाधि किसके द्वारा दिया गया, तो आप कहोगे सर अकबर के द्वारा दिया गया। अब देखिए यहां पर मैं बात करता हूं कि तानसेन, जिसका नाम तो पहले था रामतनु पांडे, लेकिन भाई साहब देखिए कि इन्हें जो है तानसेन की उपाधि प्राप्त थी। अब इसको लेकर कई सारे स्टेटमेंट है, जैसे कि कुछ लोगों का मानना है कि इसको जो है तानसेन का उपाधि ग्वालियर के राजा के द्वारा दिया गया था। ठीक है, किसके द्वारा, ग्वालियर के राजा, जो कि कौन थे भाई साहब, ग्वालियर के राजा विक्रमजीत। ठीक है, विक्रमजीत के द्वारा कुछ का मानना है कि इसे क्या किया गया था, तो विक्रमजीत राजा जो कि ग्वालियर के राजा थे, जिसने तानसेन को तानसेन की उपाधि दी। कुछ का मानना है भाई साहब, कुछ का मानना है कि रीवा के राजा के द्वारा। रीवा के राजा कौन थे, तो आपको याद रखना है, रीवा के राजा रामचंद्र सिंह के द्वारा, रामचंद्र सिंह के द्वारा क्या किया गया था, तो इन्हें तानसेन की उपाधि दी गई थी। कुछ का यह मानना है, लेकिन वास्तविक तौर पर अगर बात कर लिया जाए तो वास्तविक तौर पर भाई साहब कि रामतनु पांडे, यानी कि कहा जाए तो तानसेन को जो तानसेन की उपाधि दी गई थी वो किसके द्वारा दिया गया था, तो आप कहोगे सर अकबर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, ये दोनों एक विडंबना के तौर पर जो है कहा जाए तो एक कल्पनीय घटना है, कल्पनीय स्टेटमेंट है, लेकिन वास्तविकता क्या है, तो वास्तविकता है कि भाई साहब इन्हें तानसेन की उपाधि किसके द्वारा, तो अकबर के द्वारा ही दिया गया था। फिर बात करेंगे अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, तो 8 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है बीबी का मकबरा किसने बनवाया। क्या वह जहांगीर था, क्या वह बहादुर शाह जफर, या फिर औरंगजेब था, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए स्टार लगाइएगा, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है भाई साहब बीबी का मकबरा। ठीक है, बीबी के मकबरे की अगर मैं बात करूं तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। सर ऐसा क्यों, तो भाई साहब देखिए बीबी का मकबरा जो है यह किसके द्वारा, आजम शाह के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा बनवाया गया था, आजम शाह अपनी मां के याद में क्या किया था, तो अपनी मां के याद में बीबी का मकबरा, किससे प्रेरित होकर, तो भाई साहब आगरा के जो लाल किला है ना, तो लाल किला से प्रेरित होकर भाई साहब इन्होंने भी अपने मां के याद में, आपसे पूछा जा सकता है किसके याद में बनवाया, आगरा का ताजमहल अपने पत्नी के याद में बनवाया गया था, लेकिन भाई साहब बीबी का मकबरा जो है अपने मां के याद में बनवाया किसने, तो आजम शाह ने बनवाया था। इस चीज को आपको याद रखना है। और देखिए बात कर लिया जाए कि यह किला जो कि बीबी का मकबरा जो है यह कब बनवाया गया, तो आप कहोगे सर इसको जो बनवाया गया था यह 1660 और 1661 के बीच में बनवाया गया था। कब बनवाया गया था, 1660 और 1661 के बीच में बीबी का मकबरा बनवाया गया था। आगे बात करेंगे, देखिए यहां पर आपसे पूछा जा सकता है कि आजम शाह जो थे इसके माता का नाम क्या था, तो इसके माता का नाम था दिलरास रासो बेगम। क्या था भाई साहब, दिलरास रासो बेगम। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, दिलरास रासो बेगम जो कि किसकी माता थी, तो भाई साहब ये आजम शाह की माता थी। ठीक है, आगे बात करेंगे, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, तो 9 नंबर क्वेश्चन से भाई साहब कि किस मुगल शासक ने जजिया कर को समाप्त कर दिया। बात करें जजिया कर की, किसकी बात किया जाए, जजिया कर को समाप्त करने वाला जो मुगल शासक था वह था भाई साहब आपका अकबर। कौन था, अकबर के द्वारा जजिया कर को क्या किया गया, तो समाप्त कर दिया गया। अब यह देखिए अकबर के शासनकाल के बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप कहोगे अकबर का जो शासनकाल था यह 1556 से लेकर 1605 ईस्वी के बीच में अकबर का शासनकाल रहा था। अब देखिए यहां से प्रश्न बनाए जा सकते हैं कि दीन ए इलाह, नोट कीजिएगा भाई साहब, अकबर ने एक प्रथा, एक धर्म की शुरुआत की थी जिसका नाम क्या था, तो दीन ए इलाही। ठीक है, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो आप कहोगे सर अकबर के द्वारा किया गया। आगे बात करेंगे, देखिए यहां से प्रश्न बनाए जा सकते हैं कि गैर मुसलमानों पर जजिया कर किसके द्वारा लगाया गया। नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गैर मुसलमानों पर जो है भाई साहब जजिया कर किसके द्वारा लगाया गया, तो आप कहोगे सर कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा लगाया गया। किसके द्वारा लगाया गया, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है गैर मुसलमानों पर क्या किया गया, तो जजिया कर लगाया गया था। वहीं पर आपसे पूछा जा सकता है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर किसके द्वारा लगाया गया, तो आप कहोगे सर ब्राह्मणों पर जजिया कर जो है यह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाया गया। किसके द्वारा लगाया गया, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा क्या किया गया, तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया गया था। आपसे पूछा जा सकता है कि जजिया कर को जो है पुनः किसके द्वारा स्थापित किया गया, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है कि जजिया कर को जो है पुनः किसके द्वारा लागू किया गया, तो भाई साहब आप कहोगे जजिया कर को पुनः जो है औरंगजेब के द्वारा लागू किया गया। किसके द्वारा लागू किया गया, औरंगजेब के द्वारा। आइए बात करते हैं आखिरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि क्या है, 10वां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि किस मुगल शासक ने मुगल राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया। तो बात करें किसकी, तो बात करें भाई साहब दिल्ली की राजधानी जो कि पूर्व में आगरा थी और
और आगरा से दिल्ली किसने ट्रांसफर किया, तो यह ट्रांसफर करने वाले थे आपके शाहजहां। ठीक है, यह कब ट्रांसफर किया गया, तो आप कहोगे सर 1638 ईस्वी में इसका स्थानांतरण किया गया। अब आइए हम लोग आज के इस क्लास में जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस बात करने वाले हैं, यह बेहद ही इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। देखिए, इस टाइप के प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं। अब आपको आंसर कैसे करना है, यहां पर मैं आपको एक एक स्टेप बताने वाला हूं, अच्छी तरीके से समझाने वाला हूं, तो आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप क्वेश्चंस को पढ़िए कि आखिर क्वेश्चंस आपसे कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चंस आपसे कहता है कि मुगलों के प्रशासनिक व्यवस्था पर, यानी कि मुगल वंश जो था उसकी प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, उसके संबंध में आपको एक निबंध लिखना है। इसी प्रश्न को, एक ही प्रश्न नहीं, देखिए यहां पर मैं आपको एक आंसर करवाऊंगा जिससे आपके 3 से 4 टाइप के आंसर क्वेश्चंस का आंसर कंप्लीट होने वाला है। बात करें, देखिए इसी प्रश्न को अगले टाइप स्टेप में पूछा जा सकता है कि मुगलों के केंद्रीय प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं क्या रही है, इसका वर्णन कीजिए। या फिर पूछा जा सकता है आपसे कि मुगल प्रशासन की विशेषताओं को समझाइए और उसमें क्या करना है आपको कि मनसबदारी प्रथा की क्या भूमिका रही थी, इसको बताना है। तो आपने देखा कि 3 टाइप से एक ही प्रश्न बनाए गए हैं, इसका जो आंसर होगा वह एक ही होगा और पेपर में आपको इस टाइप से घुमा फिराकर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसलिए तीनों टाइप को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। क्वेश्चंस कुछ भी पूछेगा तो आंसर आपको सेम टाइप से लिखना है। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मुगल के केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। तो भाई साहब, मुगल कालीन जो केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था थी या शासन व्यवस्था थी कहा जाए, तो मुगलों के शासन व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण विभाग माना जाता था, जिसकी सहायता से संपूर्ण मुगल शासक को क्या किया जाता था, तो व्यवस्थित रूप से चलाने का। क्योंकि शासन प्रणाली ही एक ऐसा प्रणाली है, शासन प्रणाली ही एक ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत क्या कर सकते हो, तो आप किसी भी साम्राज्य को सुचारू रूप से चला सकते हो। ठीक उसी प्रकार से मुगल शासन में भी क्या था, तो उनकी जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी, केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्थाएं हो चाहे प्रांतीय प्रशासनिक व्यवस्थाएं हो, उन प्रशासनिक व्यवस्थाओं के आधार पर क्या किया जाता था, तो मुगल साम्राज्य को व्यवस्थित रूप से चलाने का प्रयास किया जाता था। जिसके 2 भाग थे। कितने भाग थे भाई साहब, इसमें 2 विभाग हुआ करता था। पहले विभाग की अगर मैं बात करूं तो पहला विभाग था वह था बादशाह या फिर कहा जाए तो मुगल सम्राट का पद, और दूसरा विभाग था मंत्री परिषद। मंत्री परिषद में बहुत सारे मंत्री आ जाते थे, जैसे कि प्रधानमंत्री था, दीवान था, मीर बख्शी था और इसके तरह से और भी बहुत सारे, जो कि मैं आपको आगे डिटेल में बताने वाला हूं। अब बात करते हैं कि इसके केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषताएं क्या रही है या फिर इनके केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था की रूपरेखा क्या है, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपने देखा कि इसके जो 2 विभाग हैं, जिसमें पहला क्या था, बादशाह का पद। चलिए हम लोग बादशाह के पद को समझते हैं कि आखिर क्या रोल था केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था में बादशाह के रोल का। तो बादशाह यानी कि जो सम्राट था मुगल कालीन केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था का, वह एक सर्वोच्च अधिकारी माना जाता था। ठीक है, बात करें मुगल सम्राट असीम शक्ति संपन्न और राज्य की सर्वेसर्वा होती थी और शासन की संपूर्ण शक्तियां उनके ही हाथ में थी। स्वाभाविक बात है कि सम्राट यानी कि राजा, सम्राट यानी कि भाई साहब क्या, तो राजा के ही हाथ में तो सब कुछ होता है। मंत्री परिषद क्या है, मंत्री परिषद सिर्फ कार्यभार को संभालते हैं, उनका राजाओं के आदेश का अनुसरण करते हैं और उनके बताए गए राहों पर जो भी कार्य करना होता है उसको अंजाम तक पहुंचाते हैं। बाकी राजा का दायित्व क्या होता है, राजा का कर्तव्य होता है कानून बनाना, कानून को नियमित रूप से क्या कहते हैं तो लागू करवाना। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर देखिए तो मुगल सम्राट की जितनी भी शक्तियां होती थी, जो भी चीज था, सबका सब किसके हाथ में होता था, तो भाई साहब सम्राट के हाथ में होता था। सम्राट की आज्ञा सर्वोच्च होती थी, उनकी आज्ञा का विरोध करने वाले व्यक्ति को कठोर सजा दिया जाता था। यानी कि कहने का मतलब कि जो भी मुगल शासक का बात नहीं माना करते थे, सम्राट का बात नहीं माना करते थे, उसे क्या किया जाता था, तो कठोर दंड दिया जाता था, सजाएं दी जाती थी। वह साम्राज्य का प्रधान होने के साथ साथ सेना का प्रधान सेनापति, न्याय का मुख्य न्यायाधीश तथा धार्मिक क्षेत्र का प्रधान माना जाता था। यानी कि मुगल काल में जो भी सम्राट हुए, वह सम्राट क्या किस किस रूप में जाने जाते थे, तो वह सबसे पहले तो भाई साहब कि वह उस साम्राज्य का प्रधान तो होता ही था, इसके साथ साथ सेना का भी प्रधान सेनापति होता था। न्याय के लिए वह मुख्य न्यायाधीश स्वयं हुआ करते थे, यानी कि कोई भी फैसला अगर करना हो दंड रूपेण या फिर किसी के दंड को माफ करने रूपेण, तो भाई वो अपना फैसला स्वयं सुनाते थे। धार्मिक क्षेत्र का भी वह खुद ही प्रधान हुआ करता था। जिस धर्म को लागू करना है, जिस धर्म को यहाँ पर लोगों को मनवाना है, वह स्वयं इसके लिए निर्णय लेते थे। आगे बात करेंगे, आपका जो अगला पॉइंट यहाँ पर क्या आ जाता है, तो मुगल सम्राटों के द्वारा खुद को ईश्वर न घोषित कर देने से उनकी शक्ति और प्रभाव में काफी बढ़ोतरी हुई। यानी कि मुगल सम्राट जो था
ये अपने आप को, जैसे कि अन्य और भी बहुत सारे राजा हुए, बहुत सारे शासक हुए जो अपने साम्राज्य में खुद को क्या मानते थे, तो खुद को अपने आप को ईश्वर माना करते थे, ठीक है। लेकिन मुगल सम्राट में जो है ऐसे नहीं हुए, तो वह साम्राज्य अपने आप को ईश्वर नहीं घोषित किया और जिससे उनको बहुत सारे फायदे देखने को मिले थे। अब बात करते हैं भाई साहब क्या, तो अब अगला आ जाता है आपका दूसरा स्टेप, दूसरा विभाग है आपका मंत्री परिषद। मंत्री परिषद में हम लोग बहुत सारे विभागों को पढ़ेंगे, जैसे कि प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि मीर बख्शी के बारे में पढ़ेंगे, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए मंत्री परिषद की अगर मैं बात करूं तो विशाल मुगल साम्राज्य को चलाना अकेले सम्राट से संभव नहीं था, क्योंकि साम्राज्य, मुगल साम्राज्य जो था यह बहुत विस्तृत साम्राज्य था और इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए केवल एक सम्राट से काम नहीं बनने वाली थी। इसके लिए क्या किया गया, तो सम्राटों के द्वारा एक पद नियुक्त की गई जो कि मंत्री परिषद का पद था और उसके अंतर्गत बहुत सारे पद बनाए गए, ठीक है। इसलिए उन्होंने क्या किया, तो भाई साहब इन पदों को गठित किया। मंत्री परिषद के कई सदस्य होते थे, इनके सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता था, तो सम्राट के द्वारा ही किया जाता था। मंत्री परिषद राज्य के नीति का निर्धारण नहीं करती थी, बल्कि वह राजा के सलाहकार के रूप में कार्य करती थी। मैंने आपको पूर्व में ही बताया कि राजा का दायित्व क्या होता है, राजा का दायित्व है कानून बनाना, ठीक है। लेकिन कानून को किस तरीके से साम्राज्य में लागू करवाना है, उसके रास्ते पर कैसे लोगों को लाना है, यह काम मंत्री परिषद का होता था। एक तरीके से सलाहकार के रूप में मंत्री परिषद काम करती थी। राजा उनकी सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होता था, ठीक है। आगे बात करेंगे, देखिएगा तो अब देखिए यहां पर मंत्री परिषद में भी बहुत सारे विभाग हुए। अब यहां से ये इंपॉर्टेंट बस इसलिए आपके लिए क्योंकि यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनाए जा सकते हैं। कहां जहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे मैं आपको वहां पर अंडरलाइन करके बता दूंगा। बात करते हैं, सबसे पहला पद मंत्री परिषद के अंतर्गत वह था प्रधानमंत्री का पद, ठीक है। अब देखिए यहां पर मुगल साम्राज्य में सम्राट के बाद का अगर कोई पद होता था तो वह कौन सा पद होता था, तो भाई साहब वह प्रधानमंत्री का पद होता था। अब यहां से डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि मुगल साम्राज्य में सम्राट के बाद कौन सा पद होता था, या सम्राट के बाद सबसे ऊंचा पद कौन सा होता था, तो आप कहोगे सर प्रधानमंत्री का पद होता था। और इस प्रधानमंत्री पद को किसके नाम से, तो वकील के नाम से भी जाना जाता था, वकील भी कहा जाता था। इस चीज को भी आपको याद रखना है। वह बादशाह के प्रतिनिधि के रूप में, प्रधानमंत्री जो होते थे वह बादशाह के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते थे। प्रधानमंत्री किसी भी विभाग का प्रधान नहीं होता था, बल्कि वह सभी विभागों की क्या करता था, देखरेख करता था। यह काम था किसका, प्रधानमंत्री का। सभी प्रांतीय सरकारों भी उनके अधीन ही कार्य किया करती थी, यानी कि प्रांत के अंदर जितने भी सरकारें हुआ करती थी वो सभी सरकार जो है यह किसके अंदर काम करते थे, तो यह जो भाई साहब यह प्रधानमंत्री के अंदर काम करते थे। मंत्री परिषद की कर्मचारियों की नियुक्ति की जब भी बात आती थी तो सम्राट जो था यह कैसे नियुक्ति करता था, तो के लिए भाई साहब या प्रधानमंत्री का सलाह लिया करते थे। किसका सलाह लिया करते थे, प्रधानमंत्री के सलाह मशवरे से ही क्या करते थे, तो सम्राट किसी भी कर्मचारी का मंत्री परिषद के अंतर्गत बहाल किया करते थे, नियुक्ति किया करते थे। दूसरे पद की अगर बात करूं तो दूसरा पद है आपका भाई साहब दीवान का पद। चलिए दीवान का पद क्या है इसको समझेंगे। तो दीवान के पद के बारे में अगर बात करी जाए तो प्रधानमंत्री के बाद जो भी पद आता था उसको हम लोग किस नाम से जानते थे, तो भाई साहब प्रधानमंत्री के बाद जो है वह पद मुगल सम्राट में दीवान का पद कहलाता था। दीवान को क्या कहा जाता था, तो दीवान को वजीर के नाम से जाना जाता था। इस चीज को याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि वजीर का पद जो कि किससे रिलेटेड, भाई साहब दीवान है, ठीक है। वह राजकोष विभाग का अध्यक्ष माना जाता था। आपसे पूछा जा सकता है कि मुगल साम्राज्य में राजकोषीय विभाग का अध्यक्ष कौन होता था, तो आप कहोगे दीवान या फिर क्या कह सकते हो, तो वजीर कह सकते हो। तथा राज्य के आय व्यय का हिसाब किताब कौन रखता था, तो राज्य के आय व्यय का हिसाब, देखिए दीवान का मतलब यहां पर आप मुंशी से लगा सकते हो। किससे लगा सकते हो, मुंशी से लगा सकते हो। जैसे कि मुंशी क्या करते हैं भाई साहब, जितने भी लेखा जोखा का काम होता है सभी को अपने अंडर हैंडल करते हैं। ठीक उसी प्रकार से वजीर या फिर दीवान कहा जाए तो यह क्या करते थे, तो राजकोषीय विभाग का अध्यक्ष माना जाता था और राज्य के अंदर कितनी आय हुई, कितने खर्चे हुए, इन सभी का हिसाब किताब कौन रखता था, तो वजीर रखता था या फिर कहा जाए तो दीवान रखता था। अगले पद की अगर मैं बात करूं तो आपका अगला पद है मीर बख्शी का पद। मीर बख्शी जो कि मुगल साम्राज्य के सैन्य विभाग का क्या होता था, तो विभागाध्यक्ष होता था। ठीक है, याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि मुगल साम्राज्य में सैन्य विभाग का जो विभागाध्यक्ष होता था उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो आप कहोगे सर मीर बख्शी के नाम से जाना जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहां से बन जाते हैं। लेकिन वह सेना का प्रधान सेनापति नहीं होता था। मैंने आपको पहले ही बताया कि सेना का प्रधान सेनापति स्वयं कौन होते थे, भाई साहब स्वयं सम्राट होते थे। ठीक है, इसलिए इसको जो है यह विभागाध्यक्ष होते थे सेना के, लेकिन यह जो है सेना का प्रधान सेनापति नहीं होता था, बल्कि उनका जो कार्य होता था, उनका कार्य जो है सेनाओं का संगठन करना और सैनिकों के वेतन से संबंधित था।
इस चीज को याद रख सकते हैं। आगे बात करेंगे सैनिकों की भर्ती, उसके लिए जो है अस्त्र शस्त्र की व्यवस्था करना, सैनिकों का निरीक्षण तथा मनसबदारों की सूची सम्राट को पेश करना आदि जो है यह किसका कार्य होता था? मीर बख्शी का कार्य होता था। इसके अलावा युद्ध के समय मीर बख्शी सम्राट को सलाह देने का भी कार्य किया करते थे कि कैसे युद्ध लड़ना है, युद्ध के लिए किस प्रकार से रणनीति तैयार करनी है, ये सभी सलाह कौन दिया करते थे? तो मीर बख्शी दिया करते थे। आगे बात करेंगे, देखिए तो अगला पद है आपका किसका? तो वह है शूद्र ए शुदुर का। देखिए यहां पर कभी कभी डायरेक्टली यहां पर सद्र दिया जा सकता है, इसलिए याद रखिएगा सद्र ए शुदुर कहे या डायरेक्टली सद्र कहे। यह जो था भाई साहब यह दान विभाग से संबंधित था, न्याय विभाग से संबंधित था और शिक्षा विभाग से संबंधित था। तो आपसे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि न्याय विभाग से संबंधित मुगल साम्राज्य का पद कौन सा है? तो आप कहोगे सद्र या फिर सद्र ए शुदुर। बादशाह, शहजादों एवं राज परिवार के अन्य व्यक्तियों के द्वारा दिए जाने वाले दान का प्रबंध कौन करता था? तो यह जो प्रबंध है भाई साहब सद्र ए शुदुर के द्वारा किया जाता था। और न्याय क्षेत्र बादशाह के बाद, किसके बाद? बादशाह के बाद सद्र ए शुदुर का ही दूसरा स्थान होता था न्याय क्षेत्र में। जैसे किसी को भी किसी के प्रति या फिर कहा जाए तो किसी के लिए न्यायिक प्रावधान किए गए हैं या फिर कोई किसी चीज को लेकर फैसला सुनाना हो, तो बादशाह के बाद अगर मान लीजिए बादशाह आज उपलब्ध नहीं है, बादशाह आज सभा में शामिल नहीं हो सकते हैं, तो इसके बाद जो है कौन इसका दायित्व तो संभालेगा? तो वह संभालेगा सद्र ए शुदुर का जो क्या कहते हैं अध्यक्ष होगा वही। आगे बात करेंगे, अगला जो है आपका मीर आतिश। मीर आतिश पद को समझिएगा। तो देखिए मीर आतिश की बात करें तो यह तोप खाने के विभाग से संबंधित था। तोप खाने के विभाग का अध्यक्ष कौन होता था? मीर आतिश होता था। और तोप खाने की रक्षा का पूरा दायित्व किस पर होता था? तो मीर आतिश पर ही होता था। बात करें देखिए इस मुगल साम्राज्य में मनसबदारी प्रथा की क्या भूमिका रही है, हम इसके संबंध में जानेंगे, क्योंकि प्रश्नों का डिस्कशन जो है, प्रश्नों में इसका डिस्कशन करने के लिए भी आपसे कहा गया है। तो देखिए मनसबदारी प्रथा की अगर मैं बात करूं तो मनसबदारी व्यवस्था मुगल सैनिक की व्यवस्था का एक तरीके से आधार माना जाता है। यह व्यवस्था मंगोलों की दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? मंगोलों के दशमलव प्रणाली पर आपके मनसबदारी व्यवस्था जो थी यह आधारित थी। मनसबदार वे अधिकारी होते थे जो मुगल प्रशासनों में शामिल हुए थे और उनका उपयोग मुगल सरकारी अधिकारियों और सैन्य जनरलों के पद पर स्थिति को निर्धारण करने के लिए क्या किया जाता था? तो किया जाता था। चलिए आगे बात करेंगे। इसमें जो है प्रत्येक नागरिक जो होता था और सैन्य अधिकारी को एक मनसब मिलता था जो उनके वेतन और लाभों को क्या करता था? निर्धारित करता था। तो यह जो भूमिका थी किसकी भूमिका थी? तो मुगल सम्राट में मनसबदारी प्रथा की, आप कहा जाए तो मनसबदारी व्यवस्था की भूमिका रही है। इस तरीके से आपको आंसर राइटिंग करना है और अंत में आपको निष्कर्ष लिखना है, क्योंकि निष्कर्ष आपके एग्जाम में आंसर राइटिंग को काफी यूनिक बनाता है। और अगर आप ये लिखते हो तो कहीं ना कहीं आपकी पेपर सबसे यूनिक होती है और आपको बेहतर परसेंटाइल मार्क मिलता है। देखिए इसके संबंध में जो निष्कर्ष लिखेंगे हम लोग, अतः उपयुक्त कथनों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि मुगल कालीन केंद्रीय प्रशासन प्रणाली जो थी एक विस्तृत शासन प्रणाली थी, जिसके संचालन के लिए शासकों के द्वारा कई व्यवस्थाएं की गई, जिसमें प्रत्येक मानक की शक्ति सीमित थी और सभी के बीच शक्तियों का वर्णन संतुलित रूप से किया गया था। आपने अभी देखा है कि यहाँ पर जितनी शक्तियां जो भी थी, जो भी विभाग था, उन सभी को सभी के बीच में बांट दिया गया था, ताकि क्या हो सके तो सभी के कार्य हल्के हो सके। और कार्य जैसे ही हल्के होंगे तो सभी अपने सभी जो है एक्टिव होकर कार्यों को करेंगे, जिससे क्या होगा तो साम्राज्य का विकास तेजी से होगा, साम्राज्य में सभी चीजें अनुकूल स्थिति में चलेगी। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है? आंसर राइटिंग करना है। एग्जाम में अगर आप ऐसे आंसर राइटिंग करते हो तो निश्चित ही आपके 80% से प्लस हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में भी प्राप्त करना आसान है। अगर ये क्लासेस आपको हेल्पफुल लगी हो तो चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। सेशन को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। विशेष मिलेंगे आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।